प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 15/6/2023 मैं आज वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम जितने भी छात्र हैं, आज की जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ी है। इसलिए इस वीडियो को मैं कई 3-4 पार्ट में तोड़ के बताऊंगा। और ये चैप्टर का नाम है मराठा। मराठा काफ़ी बड़ा है, इसलिए मराठा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बन सकता है। आप लोग इसको बहुत अच्छा से वीडियो देखिए मराठा पर, और मराठा का जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, बच्चे के बीच बांटिए। आपकी जीत ही मेरी हौसला है, आपकी कामयाबी ही मेरी हौसला है। तो सबसे पहले आज दिनांक 15/6/2023 चैप्टर का नाम है मराठा। ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है मराठा। इस मराठा में क्या क्या चीज़ पढ़ना है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, ध्यान रखिए। मराठा चैप्टर के 2 पार्ट हैं, प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट। प्रथम पार्ट में पढ़ना है शिवाजी 1627 से 1680। द्वितीय इसके भाग हैं शिवाजी के बाद संभाजी, और संभाजी 1680 से लेकर 1689 है। फिर है राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी। फिर है ताराबाई 1700 से लेकर 1707। तो ध्यान दीजिए, मराठा का जो प्रथम खंड है, इस प्रथम खंड में पढ़ना है शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई। और मराठा के सेकेंड फेज में पढ़ना है पेशवा। जितने पेशवा हुए टोटल पेशवा को पढ़ना है। सभी पेशवा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। अब ध्यान दीजिए, पर द्वितीय खंड में है पेशवा। तो प्रथम पेशवा है बालाजी विश्वनाथ राव, और ये 1713 से लेकर 1720 है। ध्यान दीजिए, विश्वनाथ राव, बालाजी विश्वनाथ राव 1713 से 1720। दूसरा है बाजीराव प्रथम 1713 से लेकर 1720 से लेकर 1740, ये द्वितीय पेशवा है। तीसरा पेशवा है बालाजी नाना साहेब, और ये है 1740 से लेकर 1761। फिर है माधव राव प्रथम, और ये 1761 से 1772 है। फिर है नारायण राव, ये 1772 से लेकर 1773 हैं। फिर है रघुनाथ राव, ये 1773 से लेकर 1774 हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद है 2 पेशवा माधव राव द्वितीय, और ये है 1774 से लेकर 1796। और अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय, और ये 1796 से 1818 है। ध्यान दीजिए, मराठा का 2 खंड है। मराठा के प्रथम खंड में आपको पढ़ना है शिवाजी 1627 से 1680। द्वितीय में पढ़ना है संभाजी 1680 से 89। तृतीय खंड में पढ़ना है राजाराम 1689 से 1700।
और ताराबाई 1700 से लेकर 1707। यह मराठा के प्रथम फेज में पढ़ना है। मराठा के द्वितीय फेज में आते हैं पेशवा। तो प्रथम पेशवा है विश्वनाथ राव 1713 से 1720। नोट भी कर सकते हैं आप। विश्वनाथ राव 1713 से 1720, बाजीराव 1720 से 1740, बाजीराव प्रथम। इसके बाद है बाजीराव, जिसको नाना साहेब कहते हैं, जिसके रीजन में पानीपत की तृतीय युद्ध हुई और वो 1740 से 1761 है। फिर इसके बाद है माधवराव प्रथम 1761 से 1772। फिर 1772 से 1773 नारायण राव हैं। 1773 से 1774 रघुनाथ राव हैं और 1774 से 1796 माधवराव द्वितीय हैं और 1796 से 1818 बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा है। तो इतना सारा फेज आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने कहा कि मराठा को मैं 3 से 4 पार्ट में तोड़ तोड़ कर आपको बताऊंगा, क्योंकि हर पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है। मराठा बहुत बड़ी चैप्टर है और एग्जाम की बहुत सारी क्वेश्चन मराठा से आते हैं। अब ध्यान दीजिए, मराठा, बिना मराठा को समझे हुए मराठा के राजा को समझना असंभव है। अब ध्यान दीजिए, मराठा जो है, मराठा की उत्पत्ति एक राठा शब्द से हुई और मराठा जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में निवास करते हैं और उसके संपूर्ण क्षेत्र को मराठवाड़ा कहते हैं। उसके संपूर्ण क्षेत्र को मराठवाड़ा कहते हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में अरब सागर से लेकर सतपुरा के उत्तरी क्षेत्र तक रहने वाले निवास जो व्यक्ति हैं उसको मराठवाड़ा कहा गया है। इस मराठवाड़ा क्षेत्र में मुंबई, खानदेश, बरार, कोंकण, मध्य भारत, हैदराबाद के अधिकांश क्षेत्र को मिलाकर मराठवाड़ा क्षेत्र बना है और मराठवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग को मराठी कहते हैं। अब यह जो मराठवाड़ा है, जहाँ के मूल निवासी मराठा हैं, वह अपनी जीवन की दिनचर्या अधिकांश पहाड़ पर व्यतीत करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक भारत में जितने भी गुरिल्ला युद्ध हुए वो मैदानी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध हुए, लेकिन मराठवाड़ा के लोग पहाड़ पर गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो मराठ पहाड़ पर गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई लड़ेंगे, पहाड़ पर निवास करेंगे, पहाड़ पर उनकी दिनचर्या होगी, वो मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा साहसपूर्ण व्यक्ति है। नंबर 1 बात, वो ज़्यादा धैर्यवान होंगे, वो ज़्यादा दूरदर्शी होंगे, उसकी शरीर मैदानी क्षेत्र से लोगों से ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए मराठवाड़ा के अंदर जो भी राजा हुए, जो भी पेशवा हुए, उसके अंदर अद्भुत साहस थी, अद्भुत क्षमता थी, धैर्य थी और आगे लड़ाई लड़ने की उसके अंदर एक असीम संभावना थी। तो इसलिए शिवाजी जो है उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है और वो शक्ति वह वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया है। नंबर 1 बात, आप ध्यान दीजिए कि मराठा की उत्पत्ति के पीछे फैक्टर कौन कौन से हैं। औरंगजेब जो है, उसके बाद मुगल वंश धाराशायी धीरे धीरे होते ही गए। औरंगजेब तक केंद्रीय सत्ता थी, औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता जो है एकाएक विक्षोभ होने लगा, धाराशायी होने लगा, टूटने लगा और विखंडित होने लगा। अब औरंगजेब के बाद जैसे जैसे मुगल वंश टूटते गए, केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई, भारत में कई क्षेत्रीय राज उत्पत्ति हुए। उस क्षेत्रीय राज में मराठा सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली और सबसे साहसी, और इतिहास में उसकी कहानी एक ही अलग अंदाज में। अब ध्यान दीजिए कि औरंगजेब समूचे भारत में मुस्लिम राज लगभग स्थापित कर चुका था। हिंदू राज बिल्कुल समाप्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि भविष्य में एक ऐसे हिंदू योद्धा की जरूरत है जो हिंदू की राष्ट्र को बचा सके, हिंदू की भावना को बचा सके। और वैसे स्थिति में शिवाजी की उत्पत्ति।
शिवाजी जैसे योद्धा की उत्पत्ति हुई और शिवाजी ने फिर हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का एक पूरा दृढ़ निश्चय किया कि मैं हिंदू संस्कृति को फिर पुनः उद्धार करूंगा और मुगल वंश से मैं टक्कर लूंगा, और वो ऐसा ही की। तो शिवाजी एक ऐसे कैरेक्टर के व्यक्ति हैं जिसकी असीम क्षमता अद्भुत है, और वह ऐसा धैर्यवान व्यक्ति है, ऐसा सहसा व्यक्ति है कि दक्षिण भारत में उसके ऐसा कोई भी योद्धा नहीं हो। अब ध्यान दीजिए, यह जो शिवाजी है, आज मैं पूरा शिवाजी पर बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, जो कि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। मैं रटाने वाली बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। रटने से कामयाबी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। संसार में जो भी है व्यक्ति, जब तक वो कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वह चैप्टर में समस्या बनी रहे। और मेरी कोशिश है कि कोई भी चैप्टर में कोई समस्या बनी ही नहीं रहे। तमाम सारे जितने भी क्वेश्चन है, अगर अप्लाइड क्वेश्चन आए, अगर कथन करने पर क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट क्वेश्चन आए, सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब पूरी मैं शिवाजी पर बोलता हूं। मैंने कहा कि शिवाजी की जो जीवन है वो पहाड़ पर बीती, और वो गुरिल्ला युद्ध में मास्टरपीस थे। पहाड़ पर रहने वाले लोग धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, दूरदर्शी होती है। मैदानी क्षेत्र से वो कई गुना शक्तिशाली होते हैं। अभी तक औरंगजेब मैदानी क्षेत्र में लड़ रहा था, मुगल वंश मैदानी क्षेत्र में लड़ रहा था। अब उसकी लड़ाई एक ऐसे योद्धा से हुई जो पहाड़ पर पूरी जीवन को व्यतीत किया, और वो काफी शक्तिशाली व्यक्ति था, और इसलिए हमेशा शिवाजी का मुगल से हमेशा झगड़ा होता रहा। अब औरंगजेब को लग रहा था कि शिवाजी बहुत छोटी सी चीज है, वो नाम मात्र की चीज है, उसके अंदर अहंकार थी, समूचे भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया था। वो हिंदू राष्ट्र को औरंगजेब देखना नहीं चाहता था, और वैसे स्थिति में शिवाजी का उत्पत्ति होना हिंदू राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, और दक्षिण भारत में एक ऐसे योद्धा का जन्म होना यह भी एक गौरव की बात है। तो निश्चित तौर पर अब मैं पूरे शिवाजी पर आता हूं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अब यह जो पूना का शिवनेर दुर्ग है, यह पूना की जागीर के प्रमुख यानी शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे, और यह बीजापुर के अधीन कार्य कर रहे थे, बीजापुर के राजा के अधीन कार्य कर रहे थे। अब ध्यान देने वाली बात है कि शिवाजी के रक्त में एक राजपूताना शक्ति है, क्योंकि शिवाजी के जो पिता हैं वो राजपूताना संबंध से बिलोंग करते थे, और राजपूताना सिसोदिया वंश से संबंधित रखते थे। और ये सिसोदिया वंश जो है राजस्थान के मेवाड़ से संबंधित था, जो एक राजपूत वंश से संबंधित है। तो शिवाजी अपने पिता की ओर से राजपूत शक्ति रखते हैं, और राजपूत तो आप जानते हैं कि वो योद्धा होता ही होता है। अब शिवाजी की जो माता है जीजाबाई, वह यादव कुल की है, और पिता राजपूत कुल के हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले जो सिसोदिया वंश से संबंधित रखते थे, और ये सिसोदिया वंश जो है राजस्थान के मेवाड़ से संबंधित था, और इसकी माता जीजाबाई यादव कुल से थी, और यह भी साहसी व्यक्ति थी। मराठा के साम्राज्य में जीजाबाई की चरित्र, ताराबाई की चरित्र काफी अद्भुत चरित्र है महिला में। अब ध्यान दीजिए कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले हैं, उनकी माता का नाम जीजाबाई है। 10 वर्ष की अवस्था में शाहजी भोसले यानी शिवाजी के पिताजी अपने पुत्र शिवाजी और जीजाबाई को छोड़कर कर्नाटक चले गए, और वो उसको पूना की जागीर सौंप दी, और शाहजी भोसले ने दूसरी शादी कर ली तुकाबाई से दक्षिण भारत में कर्नाटक। अब ध्यान देने वाली बात है कि शिवाजी के जीवन पर पिता का प्रभाव बिल्कुल कम नहीं के बराबर उसके जीवन पर उसकी माता का पूरा प्रभाव यानी जीजाबाई की पूरा प्रभाव है। और जीजाबाई एक ऐसी महिला है जो धर्म में अगाध विश्वास रखती है, आध्यात्मिक किस्म की महिला है,
राष्ट्र भावना से ओतप्रोत महिला है, इसलिए उसकी माता जीजाबाई का प्रभाव पूरे शिवाजी के जीवन पर पड़ा। अब शिवाजी के जो गुरु हैं, शिवाजी के जो अस्त्र शस्त्र के गुरु हैं, शिवाजी को जो एक सैनिक वेशभूषा में लाने का काम करते हैं, वो दादा कोंकण देव हैं। दादा कोंकण देव ने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र से लेकर एक कुशल सैनिक बनाया, जबकि शिवाजी के अंदर एक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत और हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत करने वाले महाराष्ट्र के संत गुरु रामदास हैं। तो शिवाजी के जीवन पर 3 व्यक्ति का प्रभाव अद्भुत है। उसकी माता जीजाबाई का, दूसरा प्रभाव दादा कोंकण देव का और तीसरा प्रभाव रामदास का। इस 3 व्यक्ति के कारण शिवाजी पूरे इतिहास में अपनी कीर्ति को पटाखा उड़ा दिए, मुगल वंश को पूरा चुनौती दिए, मुगल वंश उसके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया। तो निश्चित तौर पर शिवाजी एक ऐसे योद्धा के रूप में खड़ा हो गए जिस समय पूरा हिंदू राष्ट्र दूर दूर तक उत्तर भारत दक्षिण भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब शिवाजी उठाए कि मैं हिंदू राष्ट्र को फिर से स्थापित करूंगा, भारत मैं मुगल से टक्कर दूंगा, दक्षिण भारत में जो बीजापुर है, जो मुगल है, उसको मैं धाराशाही कर दूंगा। और सबसे पहले शिवाजी ने एक सेना का गठन किया। उसको साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुगल वंश से जो निष्कासित लोग थे, जो शिकारी का काम करते थे, जो जंगल में घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे, वो सब को मिलाकर शिवाजी ने एक विशाल सेना तैयार किया। और शिवाजी ने जब एक विशाल सेना तैयार किया तो अपने विशाल सेना का प्रयोग वो सबसे पहले 1646 में तोरण का दुर्ग जीता। और तोरण के दुर्ग से जो अपार संपत्ति हासिल हुआ, उस संपत्ति को फिर अपनी सेना को बढ़ाने में काम किया शिवाजी। अब शिवाजी की सेना बहुत विशाल हो गई, उसका हौसला काफी बुलंद हो गया। वो काफी अब सोचने लगे कि मैं अब पर एक किला जीतते जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने विशाल सेना को लेकर उन्होंने पुरंदर का दुर्ग 1654 में जीत लिया। और पुरंदर का किला सबसे इंपॉर्टेंट किला था। इसके बाद 1656 में वो जावली का किला जीत लेता है। एक पर एक किला वो जीतते जाते हैं और वो पीछे मुड़कर कभी देखता नहीं इंसान। तो अब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति मुगल वंश के लिए खतरा थी, दक्षिण भारत में बीजापुर के लिए खतरा थी। सब घबराए हुए थे शिवाजी की शक्ति को देखकर। इसके बाद उस समय शिवाजी जब औरंगजेब उत्तर भारत में सत्ता के लिए, लड़ाई के लिए अपने सभी भाई में संघर्ष कर रहा था, तो उसी समय शिवाजी फायदा उठाए और वो अरब सागर में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिए। तो अरब सागर में उन्होंने कोंकण को जीत लिया, भिवंडी को जीत लिया और माहौल को जीत लिया। अरब सागर के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और इसी जगह पर उन्होंने नौसेना को भी बना दिया। यानी नौसेना में भी वो मजबूत हो गए कि अगर कोई भी आएगा तो अरब सागर में आएगा, मैं उसको भी टक्कर दे सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर 1657 में वो कोंकण, भिवंडी और माहौल में नौसेना बनाता है। स्थल सेना भी उसकी मजबूत और नौसेना भी शिवाजी की मजबूत। अब इसके बाद बीजापुर के शासक आदिल शाह घबराए हुए थे। वो अपने सेनापति अफजल खां को भेजे शिवाजी को हराने के लिए। 1.5 लाख सेना गई, चारों ओर से 1.5 लाख सेना, चारों ओर से शिवाजी के साम्राज्य को घेर लिया। अब शिवाजी बहुत चालाक व्यक्ति थे और काफी कूटनीतिक में दक्ष व्यक्ति थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण भारत में ऐसा पूरा दूरदर्शी व्यक्ति बहुत कम देखने को मिला। वो जानते थे कि अफजल खां की 1.5 लाख सेना है, वो कभी नहीं घबराए, जबकि शिवाजी की सेना उससे बहुत कम थी। अफजल खां उसे मिलने के लिए बुलाता है, वार्ता करने के लिए बुलाता है। ये शिवाजी जानते थे कि वो हमको पीछे से वार कर सकता है, इसलिए शिवाजी ने पूरा लोहा की मोटा चादर अंदर में पहन रखी थी। और अफजल खां जैसे उससे गला मिलते हैं और वो उसको पीछे से छुरा घोंपता है,
क्योंकि लोहा की चादर है, छुरा तो लगेगा नहीं, इसलिए शिवाजी अपना छुरा निकालते हैं और अफजल खां को तुरंत मार देते हैं और अफजल खां की लीला समाप्त हो जाती है। आज मेरा वीडियो देखने वाले भारत के तमाम सारे व्यक्ति, तमाम सारे छात्र, चूंकि मैं एक अलग अंदाज में बोलता हूं, आप इस वीडियो को पूरा भारत में वायरल कर दीजिए। चाहे वो दिल्ली के छात्र तैयारी करने वाले हों, क्योंकि रटने की पद्धति तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अब अफजल खां की लीला समाप्त होती है। बीजापुर के आदिल शाह घबरा जाते हैं कि अफजल खां मेरा सेनापति चला गया। वो डर जाते हैं शिवाजी की शक्ति को देखकर कि इतनी कूटनीतिक व्यक्ति, वो आगे की चीज की रणनीति को समझ लेता है, आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वहां पर औरंगजेब घबरा गए, चलिए यह तो शिवाजी की स्थिति इतनी मजबूत हो रही है। वो जाके बीजापुर से जाकर मिले। उसके बाद वो दक्षिण भारत में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां को गवर्नर बना देता है और शाइस्ता खां बहुत मजबूत व्यक्ति थे मुगल वंश में, और वो भी 1 लाख सेना लेकर पहुंचता है। शाइस्ता खां चारों ओर से पुरंदर का किला को घेर लेता है। कई औरत को, कई गाय को कत्लेआम करता है, क्योंकि हिंदू में गाय बहुत महत्वपूर्ण है। कई गाय को जो है गुस्सा के वो कत्ल करा देता है, औरत को कत्लेआम करवा देता है शाइस्ता खां। इसके बाद शिवाजी यहाँ भी अपनी कूटनीति का परिचय दिए, और उन्होंने किया क्या कि 15 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खां की सेना बहुत दिन तक डटी हुई थी। शिवाजी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उसकी सेना में एक दिन ऐसा आएगा कि उसके सैनिक भूखे मरने लगेंगे, दाना का अभाव होगा। वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब शिवाजी एकाएक 400 बराती का ड्रेस बनवाए। उसके सैनिक पूरा बराती का ड्रेस पहने हुए थे। रात्रि का समय था, पूरा लग रहा था कि बराती जा रहा है, और बराती जा रहा है। एकाएक 15 अप्रैल 1663 को वो जो शाइस्ता खां के शिविर में धावा बोल देते हैं शिवाजी। अचानक शिवाजी को देखकर शाइस्ता खां आग बबूला हो जाता, ये क्या हो गया। वह क्या किया, खिड़की से आगे महल से कूदने का प्रयास किया। इसी बीच शिवाजी अपनी तलवार को निकालते हैं और 4 उंगली शाइस्ता खां की काटी जाती है, और वो महल से कूद जाते हैं और वहां से भागते हैं। उसके बाद शाइस्ता खां की टोटल सेना भगदड़ की तरफ मचती है और पीछे की ओर भाग जाती है, और युद्ध की बाजी शिवाजी जीत लेते हैं। अब औरंगजेब के लिए और चिंता का विषय कि शाइस्ता खां ऐसे सेनापति को यह कुछ नहीं पूछा, अपनी कूटनीतिक से उसको भी खत्म कर दिया। औरंगजेब बहुत ही चिंता में डूब जाता है। इसके बाद शिवाजी को धन की भी जरूरत थी, इसलिए वहां सबसे धनी प्रदेश सूरत थी, जो मुगल वंश के अधीन थे। वो सूरत को लूट लेता है शिवाजी। औरंगजेब और चिंतित हो जाता है, अब हम क्या करें। फिर आमेर के जय सिंह को बुलाता है, और आमेर के जय सिंह जब आते हैं तो बोलते हैं कि आप 1 से 1.5 लाख सेना तैयार कीजिए, मजबूत सेना तैयार कीजिए, और आप वहां जाइए और फिर वहां पर शिवाजी से लड़ाई लड़िए। और ऐसा ही जय सिंह करते हैं। चारों ओर से पुरंदर को घेर लिया जाता है। अब जितने भी मराठा औरत थी, उसके सेनापति थे मुरली बालाजी, वो युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। जंगल में आग लगा दी जाती है। 600 मराठा सेना मारे जाते हैं। अब शिवाजी मजबूर हो जाते हैं। अब शिवाजी मजबूर हो जाते हैं तो जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, और जय सिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1765 को पुरंदर की संधि हुई। यहाँ पर शिवाजी थोड़ा सा झुक गए, क्योंकि उसकी बहुत सी सेना मारे गए, पूरा आग लगा दिया गया। अब स्थिति हुई जो पुरंदर की संधि हुई, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण संधि है शिवाजी और जय सिंह के बीच। अब जो 23 महत्वपूर्ण किला है, वो शिवाजी जो है जय सिंह को प्रदान कर दिया, मुगल को प्रदान कर दिया। और शिवाजी के पुत्र जो है संभाजी, वो मुगल की दरबार में जाने से राजी हो गए। यानी संभाजी को मुगल में बुलाया गया, लेकिन वो मुगल में बुलाया गया, वहां पर उसको मारने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो राजी हो गए। शिवाजी जानते थे कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। इसके बाद 12 मई 1666 को आगरा के जयपुर महल में यानी संभाजी, उसके पुत्र और शिवाजी रुके हुए थे, और उसको 5000 मनसब के पद पर रखा गया। राजा नहीं माना गया, शिवाजी के लिए अपमान था। शिवाजी बोले ठीक है, इसको मैं अच्छा से टेकल करूंगा,
शिवाजी ने बीमारी का बहाना लगाया और बोला कि मुझे मिठाई बोला गया है खाने के लिए, इसलिए टोकरी पर टोकरी पूरी मिठाई आने लगी शिवाजी के पास। और वो टोकरी जब रोज दिनचर्या बन गया तो टोकरी का निरीक्षण एक दिन उसकी सेना नहीं किए और इसी टोकरी पर बैठ के संभाजी और शिवाजी वहां से भाग गए और 24 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। और जब वह रायगढ़ पहुंचे तो शिवाजी ने अब बोला कि मैं अब हिंदू धर्म से, हिंदू रीति रिवाज से मैं फिर अपना राज्याभिषेक करूंगा। 6 जून 1676 को रायगढ़ में बनारस के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट उसका राज्याभिषेक करवाते हैं और उसी राज्याभिषेक में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और छत्रपति नाम के सोने के सिक्के जारी किए और तांबे के सिक्के जारी किए। और शिवाजी की सबसे प्रिय पत्नी जो थी वो सोराबाई। आपको बता दें शिवाजी ने कई शादी की। शिवाजी की पहली शादी है वो साईबाई नीलांबर से हुई जिसे संभाजी लिए थे, लेकिन वो प्रिय पत्नी नहीं थी। शिवाजी की जो सबसे नजदीक पत्नी थी, शिवाजी जिसको मानते थे, उसका नाम सोराबाई है, जिससे राजा राम का जन्म हुआ। और शिवाजी की जो तीसरी पत्नी है वो शिवाजी के मरने के समय ही सती हो गई थी, जिसका नाम पुतलीबाई है। अब सोराबाई को राजमहिषी का यानी अपने सबसे प्रिय पत्नी का दर्जा देते हैं राज्याभिषेक के बाद। 6 जून 1674 को सोने के और तांबे के उत्कीर्ण सिक्के चलवाते हैं। लेकिन सबसे दुखद घटना यह हुई कि 17 जून 1674 को उसकी प्रिय माँ, जो उसकी दिल की धड़कन थी, जो शिवाजी को खड़ा की थी, जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। और जीजाजी की मृत्यु के बाद वो काफी दुखी रहते हैं, काफी शोक में रहते हैं, क्योंकि उसकी एक जीवन का एक महत्वपूर्ण तारा चला गया। इसके बाद वो शोक में डूबे रहते हैं। फिर वो निश्चय करते हैं कुछ दिन के बाद कि मैं दोबारा राज्याभिषेक करूंगा। और फिर 24 सितंबर 1674 को वो तांत्रिक विधि से निश्चल गोस्वामी के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। पूरे भूखे लोगों को दान देते हैं, निर्धन को खिलाते हैं, उसको पूरा खजाना देते हैं। फिर शिवाजी की खजाना खाली हुई, फिर वो लूटने का प्रयास करते हैं। इसके बाद शिवाजी दक्षिण भारत की ओर अपना मूव करते हैं। शिवाजी जो दक्षिण भारत में फिर कर्नाटक चले जाते हैं 1678 को, और कर्नाटक में तंजौर, जिंजी और वेलोर को जीतने का काम करते हैं। शिवाजी की सबसे अंतिम विजय जो है जिंजी है 1678 में, और वो जिंजी को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। शिवाजी की पहली राजधानी रायगढ़ है और दूसरी राजधानी जिंजी है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ही शिवाजी ज्वर रोग से पीड़ित हो जाते हैं और वह रोग इतना उनको भयानक हो गया, उसको वो सहन नहीं कर पाए। और 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी ऐसे महान योद्धा का ज्वर रोग के कारण मृत्यु हो जाता है। तो प्रिय छात्र, आपको मैं पूरा वीडियो बताया। वीडियो में ध्यान से इसको सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए हमसे। और आने वाला जो भी एग्जाम है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर बिंदु को इतना तोड़ के पढ़ाऊँगा कि आपको वो चीज़ लगेगा ही नहीं कि वो बहुत भारी चीज़ है, और उसको मैं आसान पर आसान करते जाऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ। चलिए।